वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में NMMS एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज के अंतर्गत 8वीं क्लास के इतिहास के चैप्टर 3 ग्रामीण जीवन और समाज से जो भी मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है। ऑप्शन दिया गया है 70%, 80%, 68% या फिर 58%। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, 68%। क्लियर? याद रखिएगा कि वर्तमान समय में भारत में 68% जनसंख्या गांव में निवास करती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। 1788 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1798 ईस्वी या फिर 1793 ईस्वी। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा विकल्प चौथा, 1793 ईस्वी। याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। क्लियर? कब लागू हुआ? 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, अस्थाई बंदोबस्ती कहाँ कहाँ लागू किया गया था। बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर ए और बी दोनों। इसका सही आंसर क्या होगा? अस्थाई बंदोबस्ती कहाँ कहाँ लागू किया गया था। बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, ए और बी दोनों। बंगाल में भी और आंध्र प्रदेश में भी। याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्ती बंगाल और आंध्र प्रदेश दोनों जगह लागू था। क्लियर? यहाँ पर बंगाल कहने से तात्पर्य है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। क्लियर? उसके बाद बिहार, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद झारखंड। क्लियर? पहले इतना को मिला करके बंगाल बोला जाता था। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, ए और बी दोनों। अस्थाई बंदोबस्ती पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश के कुछ ही भाग में लागू था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है। रिकार्डो, कार्ल मार्क्स, जेम्स प्रिंसेप, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा विकल्प पहला, रिकार्डो। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक रिकार्डो थे। कौन थे? रिकार्डो। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था। 1820, 1821, 1822 या फिर 1823। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, 1821 ईस्वी। याद रखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक का प्रकाशन 1821 ईस्वी में किया गया था। इसका राइटर कौन थे? तो इसका राइटर रिकार्डो थे। कौन थे? रिकार्डो। याद रखिएगा, रिकार्डो के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक लिखा गया था। कब ये प्रकाशन कब हुआ? तो 1821 ईस्वी में। क्लियर?
अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, रैयतबाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू थी? दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का रैयतबाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू थी? दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, दोनों जगह। रैयतबाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में भी लागू था और पश्चिम भारत में भी लागू था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, किस व्यवस्था में सरकार किसान के सीधा संपर्क में आया? महलबाड़ी व्यवस्था, रैयतबाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्ती, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? किस व्यवस्था में सरकार किसान के सीधा संपर्क में आया? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। याद रखिएगा कि रैयतबाड़ी व्यवस्था में सरकार किसान के सीधा संपर्क में आया। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, महलबाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महलबाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू थी? पंजाब, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महलबाड़ी व्यवस्था पंजाब, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, सभी जगह लागू थे। तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों विकल्प सही है। तो आंसर हम लोग चौथा टिक करेंगे, इनमें से सभी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि किस व्यवस्था में गांव के प्रमुख किसान से लगान वसूल कर सरकार को पहुंचाते थे? महलबाड़ी व्यवस्था, रैयतबाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्ती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला। याद रखिएगा, महलबाड़ी व्यवस्था में गांव के प्रमुख जो होते थे वो किसान से लगान वसूल कर लेते थे और सरकार को पहुंचाते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में लगान 10 वर्षों के लिए तय किया गया था? अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतबाड़ी, या फिर महलबाड़ी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में लगान 10 वर्षों के लिए तय किया गया था? ऑप्शन दिया गया है अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतबाड़ी व्यवस्था, महलबाड़ी व्यवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा विकल्प पहला, अस्थाई बंदोबस्ती। अस्थाई बंदोबस्ती में लगान 10 वर्षों के लिए तय किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में लगान 30 वर्षों के लिए तय किया गया था? यहाँ पर लगान लिखा गया है, 9 यहाँ पर छूट गया है। क्लियर। लगान, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में लगान 30 वर्षों के लिए तय किया गया था? अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतबाड़ी व्यवस्था, महलबाड़ी व्यवस्था, या फिर बी और सी दोनों, यानी कि रैयतबाड़ी और महलबाड़ी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा विकल्प चौथा, बी और सी दोनों। यहाँ पर देखिए, अस्थाई बंदोबस्ती 10 वर्षों के लिए, यहाँ लगान का रेट 10 वर्षों के लिए तय किया गया, यहाँ पर 30 वर्षों के लिए तय किया गया, यानी रैयतबाड़ी व्यवस्था में 30 वर्षों के लिए और महलबाड़ी व्यवस्था में भी 30 वर्षों के लिए तय किया गया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 30 वर्षों के लिए तय किया गया था किस व्यवस्था में? तो रैयतबाड़ी व्यवस्था में और महलबाड़ी व्यवस्था में। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, बी और सी दोनों। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजों के शासन वाले भारतीय क्षेत्र में सबसे अधिक किस व्यवस्था का प्रसार था? अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतबाड़ी व्यवस्था, महलबाड़ी व्यवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अंग्रेजों के शासन वाले भारतीय क्षेत्र में सबसे अधिक किस व्यवस्था का प्रसार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प दूसरा, रैयतबाड़ी व्यवस्था। क्लियर। रैयतबाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों के शासन वाले भारतीय क्षेत्र में सबसे अधिक विस्तृत था। क्लियर। इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा तो रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है 52% क्षेत्र पर था। क्लियर। अगर महलबाड़ी के बारे में पूछा जाए
तो ये जो है 29% क्षेत्र पर विस्तृत था। और अगर पूछा जाए अस्थाई बंदोबस्ती तो ये सिर्फ 19% क्षेत्र पर विस्तृत था। क्लियर। तो इसमें सबसे अधिक हो गया 52%, यानी कि रैयतबाड़ी व्यवस्था यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1870 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1874 ईस्वी या फिर 1875 ईस्वी? इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1870, 1872, 1874 या फिर 1875? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1875। याद रखिएगा, दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प चौथा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? इसमें नकदी फसल जो नहीं है उसको चुनना है। क्लियर। यहाँ पर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। गन्ना, नील, तंबाकू, गेहूं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें से कौन नकदी फसल नहीं है उसको चुनना है। तो यहाँ पर गन्ना, नील और तंबाकू ये तीनों क्या है? नकदी फसल है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? विकल्प चौथा गेहूं। गेहूं क्या है? खाद्यान्न फसल। क्लियर। तो यहाँ 14 का चौथा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु, देश मित्र। यहाँ दीनबंधु मित्र दिया गया है, दूसरा देशबंधु मित्र, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र, देशबंधु मित्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा विकल्प पहला, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, नील दर्पण पुस्तक किस वर्ष बिना लेखक के नाम से प्रकाशित किया गया था? 1860, 1861, 1862, 1863? इसका सही आंसर क्या होगा? नील दर्पण पुस्तक 1860 ईस्वी में बिना लेखक के नाम से प्रकाशित किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, नील दर्पण पुस्तक के अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? माइकल क्लार्क, माइकल मधुसूदन दत्त, माइकल फेराडे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नील दर्पण पुस्तक के अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, माइकल मधुसूदन दत्त। याद रखिएगा, नील दर्पण पुस्तक के अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, नील दर्पण नाटक में नाटक के मुख्य पात्र कौन थे? विजय चौधरी, विनय चौधरी, गुलाब चौधरी या फिर गुलूक चौधरी? इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा विकल्प चौथा, गुलूक चौधरी। नील दर्पण नाटक में नाटक के मुख्य पात्र गुलूक चौधरी थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में नील की खेती कितने तरीके से की जाती है? 2 तरीके से, 3 तरीके से, 4 तरीके से या फिर 5 तरीके से? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, 2 तरीके से। याद रखिएगा कि बिहार में नील की खेती 2 तरीके से की जाती थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, बिहार में किस जगह मुख्य रूप से 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी? गया, भागलपुर, चंपारण, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, चंपारण। याद रखिएगा कि बिहार में जो है चंपारण में मुख्य रूप से 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। तो आज हम आप लोगों को HW के रूप में एक क्वेश्चन देते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लियर।
चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? क्लियर। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्लियर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।